जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस पैरम जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स का कर रहे थे। इसका पार्ट 1 दोस्तों हम लोग का हो चुका है। इससे पहले हम जीएस का दोस्तों टॉपिक वाइज जीएस के निचोड़ में पूरा हम देख चुके हैं। अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, और दोस्तों आपके लिए फायदेमंद होगा। ये दोस्तों हम लोग का 19,838 से भर्ती आई है, जिसका एग्जाम आपका 16 जुलाई से होने वाला है। 16 जुलाई से दोस्तों होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिसका आपका 50% से 60% सिलेबस कवर हो चुका है। अगर दोस्तों आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, अगर आप ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं, तो कम से कम वहाँ जाकर क्लास करके देख लीजिएगा। आपको जो कम से कम 50 से 60% नंबर आने की संभावना दोस्तों बढ़ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 तो हो चुका है। आज हम लोग जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको हम कवर कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। प्रशीतक मतलब कि दोस्तों मतलब कि जो फ्रिज वगैरह में जो ठंडा रखने के लिए जो इस्तेमाल होता था गैसों का दोस्तों, उसमें से आज वर्तमान समय में किसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आजकल दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, उसका इस्तेमाल प्रशीतक के रूप में नहीं हो रहा है। बाकी आपका अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फ्रियोन हो गया दोस्तों, ये सब का इस्तेमाल अभी भी क्या हो रहा है, प्रशीतक के रूप में हो रहा है दोस्तों। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान का 5 गुना पाठ्यांक होगा। मतलब फ़ारेनहाइट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे, जिस पर आप रख करके सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, उसको निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला बताया था C/100 इक्वल टू बताया था F-32/180, और बताए थे आपको K-273/100। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसमें तीनों आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें से मान लीजिए कि ये देगा निकालने के लिए, सेल्सियस को दिया फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो क्या कीजिएगा, सेल्सियस का मान आपको दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये दोनों को पकड़ करके। तो यहाँ पर वही बात बताया आपको कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का 5 गुना है। मतलब कि फ़ारेनहाइट क्या है, तो सेल्सियस का 5 गुना है। मतलब कि क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट हो जाएगा 5C। तो जो फार्मूला बताया आपको वहाँ पर ये रख करके काम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बताया था आपको C/100 था, तो इसी को काट करके आपको 5/9 कर दिया है। तो ये फार्मूला डालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है, वह न्यूनतम संभावित तापमान है। आपको बताया था परम शून्य तापमान के बारे में, कि परम शून्य तापमान क्या होता है, तो -273.15 जो डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। मतलब इससे नीचे कोई दोस्तों तापमान नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है आपको कि -459, तो ये तापमान दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि परम शून्य ताप दोस्तों क्या है आपका -273.15 है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या, इससे नीचे तापमान दोस्तों नहीं हो सकता। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान दोस्तों यही, इसी को हम लोग परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। आगे है कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है, भट्ठी मतलब जो आपका ईंट पकाने का जो होता है दोस्तों, उसके सामने खड़ा है, तो निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ये किससे ऊष्मा प्राप्त करेगा, तो विकिरण के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों अगर भट्ठी के पास कोई आदमी खड़ा है, तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा दोस्तों कैसे होगा, तो विकिरण के माध्यम से दोस्तों उसका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। बाकी संवहन का द्रव और गैस में होता है, चालन का दोस्तों ठोस वस्तु में होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि न्यूनतम तापमान पर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई आप न्यूनतम तापमान पैदा करना है आपको, तो वो सिद्धांत कौन सा है, तो अति चालकता का सिद्धांत दोस्तों, इसको सुपर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये इसी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग न्यूनतम तापमान क्या कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आगे है हमारा कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसका मान बराबर होता है। तो दोस्तों ये -40 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रख लीजिए, दिमाग में किसी कोने में बैठा लीजिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों आपका तापमान और फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों बराबर होता है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं। बाकी आप जो फार्मूला बताए थे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, क्या आपका C/100 बराबर F-32, ये -32/180। अब क्या बोल रहा है, दोनों बराबर बोल रहा है, मतलब इसको ही मान लीजिएगा x, इसको ही मान लीजिएगा x। इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको काटिएगा तो 5 बार में, इसको काटिएगा तो 9 बार में हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 9x हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5x माइनस करके आपको हो जाएगा 160 हो जाएगा। जब इसको दोस्तों घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा। जब भागा मारिएगा 160 में 4 से, तो आपका जाएगा कितना आ जाएगा आपका -40 डिग्री। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान दोस्तों 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। क्योंकि आपका जो ऊष्मा का मात्रक होता है दोस्तों, कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा, उसमें क्या बदलाव होगा। तो जो फ्लक्स का द्रव का तल जो होगा, मतलब जो नीचे उसका बेस है, पहले दोस्तों गिरेगा, तत्पश्चात क्या होगा दोस्तों, उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले नीचे आएगा, फिर उसका क्या होगा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आगे बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया था तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो मिश्रण का तापमान दोस्तों क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला जब देख रहे हैं इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा रुकिए एक मिनट, क्या बोला था? 0 डिग्री पे 5 ग्राम, हाँ, इसको 20 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 20 कर लीजिएगा, 20 हो जाएगा इसका। आधा बोला है ना? हाँ ठीक। तो उस फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट दोस्तों मतलब होता है जो तापमान में क्या रखता है? एक समान रखता है। तापमान में मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन दोस्तों होने नहीं देता है, उसी को कहते हैं हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। तो किसी संकाय का तापमान को स्थिर रखने का उपकरण को दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं हम लोग। आगे हम लोग का तरंग है। अब तरंग के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ दिया है, यहाँ पर कथन दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। 4 कथन दिए हुए हैं। तो सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर के परास के बीच होता है। तो हम लोग जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं जो आंसर हमारा है। तो देखिए एक्स किरणें नाभिक एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये गलत है। रेडियो सक्रिय तत्व का अगर विखंडन होता है दोस्तों तो वहाँ पर कौन सा किरण निकलता है? तो अल्फा बीटा गामा निकलता है दोस्तों। ये जो एक्स किरण है दोस्तों ये विखंडन के स्वरूप से नहीं निकलता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आएगा हमारा? गलत होगा। अल्फा बीटा गामा निकलता है, एक्स नहीं निकलता है विखंडन से। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर का निम्नलिखित में किस घटना पर आधारित है? दोस्तों ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोस्तों में हम लोग अंतर कर सकते हैं। नहीं तो आपका प्रकाश में भी व्यक्तीकरण होता है और ध्वनि में भी व्यक्तीकरण होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ध्वनि का भी अपवर्तन होता है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन होता है तो ध्वनि का भी परावर्तन दोस्तों होता है। लेकिन जो ध्रुवीकरण है दोस्तों ये आपका ध्वनि में देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है? आपका अनुधारित तरंग है। इसी से हम लोग क्या करते हैं? अंतर करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ध्रुवीकरण। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? आगे है कि निम्न में से किसके तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो एक्स किरण का। क्या है किसका दोस्तों? इसमें से आपको हम जब पढ़ा रहे थे जीएस का निचोड़ वाला आपको उसमें, तो उसमें बताए थे आपको हम कि RMI जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको देखने के लिए RMI VU XY मतलब यहाँ पर गामा है, Y क्या है? गामा के लिए है। R मतलब रेडियो तरंग, M मतलब माइक्रो तरंग है वो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड हो गया, ये विजुअल हो गया, अल्ट्रा वायलेट तरंग हो गया दोस्तों, ये आपका एक्सरे किरण हो गया और ये आपका गामा हो गया। अब यहाँ पर तरंग दैर्घ्य आवृत्ति कैसे याद रखिएगा? देखिए जैसे आप इधर बढ़िएगा, मतलब जैसे जैसे आप इधर जाइएगा, मतलब कि रेडियो से लेकर के आप गामा की ओर जाइएगा तो दोस्तों क्या होगा? इसका तरंग दैर्घ्य घटेगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों? घटेगा। और जैसे गामा से आइएगा किधर? रेडियो की तरह आइएगा तो इसका आवृत्ति बढ़ेगा। क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगा। मतलब कि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का दोस्तों उल्टा होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का उल्टा। अगर गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो इसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो इसके अनुसार क्या कीजिएगा? आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन है तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? एक्स किरण दिया है, परावैंगनिक किरण दिया है, अवरक्त दिया है और दृश्य दिया है। तो आर मतलब रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग तो मैक्रो यहाँ नहीं दिया आपको। इंफ्रारेड दिया है, इंफ्रारेड हो गया आपका, ये अवरक्त हो गया। अल्ट्रा वायलेट दिया है, अल्ट्रा वायलेट परावैंगनिक किरण हो गया। और आपका ये विजुअल दिया है, दृश्य किरण हो गया। लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या दोस्तों? ये आपका एक्स किरण दिया है। तो एक्स किरण क्या है? यहाँ तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। याद रखिए हम क्या बता रहे हैं? रेडियो से लेके आप जाइएगा माइक्रोवेव मतलब कि गामा की तरफ, तो क्या होगा दोस्तों? आपका तरंग दैर्घ्य घटेगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो तरंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो गामा का होता है। तो इस तरह से इसी सीरीज में आपका है। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा गामा का होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है? तो रेडियो का होता है। ये याद रखिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, कॉपी में लिख करके दोस्तों इसको दिमाग में लिख लीजिए। RMI VU XY रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया विजुअल, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरे हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? आपका गामा हो गया। इधर क्या है? इधर से इधर जाना है तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों क्या घटेगा? इधर से इधर आना है तो आवृत्ति दोस्तों घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का विकिरण है? सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य के बारे में बता दिए थे हम, वही RMI UV XY। तो दोस्तों आपका माइक्रो तरंग जो माइक्रोवेव है दोस्तों, क्या है? सबसे कम इसका तरंग सबसे लंबा है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका इसमें ये है। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो लिख लीजिएगा कॉपी में कभी, RMI VU XY। तो देखिए यहाँ पर क्या है? परावैंगनिक किरण दिया, तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा पूछा। सबसे तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, मतलब कम, इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, सबसे कम किसका? गामा का होगा। तो देख लीजिए हिसाब से तो क्या होगा? आपका परावैंगनिक किरण कहाँ है? यहाँ है आपका अल्ट्रावायलेट। इससे पहले किसका है दोस्तों? तो माइक्रो देख रहे हैं, माइक्रो कहाँ है? यहाँ पर आपका है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा चारों में दोस्तों? तो आपका ये
माइक्रो का हो जाएगा, ये माइक्रो तरंग हो जाएगा। अब कुछ कुछ कभी कभी देता है खोजकर्ता, तो यहाँ पर खोजकर्ता का नाम भी याद रख लीजिएगा कि एक्स किरण का रॉन्टजन है, परावैंगनी का रीटर है, दृश्य का न्यूटन हो गया, माइक्रोवेव का आपका जो है ये माइक्रो तरंग हो गया दोस्तों, ये रेडियो तरंग दृश्य तरंग का दोस्तों हो गया हेनरिक हर्ट्ज जो हो गया, मार्कोनी हो गए माइक्रो तरंग या, और ये जो दोनों है दोनों का खोज किसने किया, तो आपका एक का हो गया माइक्रो तरंग। दो तरह के होते हैं, एक लघु रेडियो होता है, एक दीर्घ रेडियो होता है। एक का जो दीर्घ रेडियो का खोज किए हैं वो है हेनरिक मार्कोनी, और जो लघु रेडियो है दोस्तों उसका खोज किया है हेनरिक हर्ट्ज दोस्तों। उस तरफ तरंग दैर्घ्य भी दिया है, तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है किसका कम होता है, इसको भी ध्यान रखिए। बाकी तो आपको बता दिए, ये नंबर बहुत कम पूछता है, बाकी जो सबसे ज़्यादा किसका कम किसका है जो आपको तरीका बताएं उसको याद रखिएगा। आगे है कि समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण होता है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है दोनों के कारण। जब सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर इस तरह से अलग अलग देगा आपको तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से दोस्तों क्या है, ज़्यादा नजदीक है सूर्य की तुलना में। आगे आते हैं कि जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों, जब कोई पिंड प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करेगा तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुक्त कंपन करता है। क्या करता है, मुक्त कंपन करता है। उस पर दोस्तों किसी का मतलब स्वतंत्र कह सकते हैं उसको। निम्न से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है, तो दोस्तों ये 5000 जो एंगस्ट्रम है दोस्तों, ये क्या करता है, दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में दोस्तों आता है। आपका एंगस्ट्रम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, इसको भी ध्यान आपको देना है। आगे है कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि के बारे में बता दिए दोस्तों, क्या अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश आपका क्या है, अनुप्रस्थ है। ये दोनों याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्थिर जल में पत्थर गिराने पर तरंग उत्पन्न होता है। जब देखते हैं कि जल स्थिर है उसमें आप क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होता है, तरंग उठता है, मतलब कि ऊपर नीचे पानी होता है। तो ये दोस्तों कौन सा तरंग होता है, तो ये दोस्तों अनुप्रस्थ परागामी होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ परागामी तरंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सोनार में जो तरंग प्रयोग होता है वो किसका हम करते हैं, तो पराध्वनिक का, जो अल्ट्रा वेव होते हैं दोस्तों उसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग करते हैं दोस्तों। ये जो समुद्र में जो भी चीज़ें डूबी हुई है दोस्तों उसका पता लगाने में काम करते हैं हम लोग सोनार का। और रडार का दोस्तों जो अंतरिक्ष में कोई जो चीज़ें हैं उसको देखने के लिए हम पता करते हैं। आगे कि कौन से विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बताएं, वही गामा का होता है। बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा, RMI भी, ये क्या हो गया, भी हो गया, यू हो गया, XY हो गया। तो बता दिए कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इधर पे जाइएगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो इधर से जैसे जाइएगा आगे मतलब बाएं पे जाइएगा तो घटेगा तरंगदैर्घ्य, और आवृत्ति बोलेगा दोस्तों तो आवृत्ति इधर से आइएगा, मतलब कि दाएं से बाएं तो आवृत्ति बढ़ेगा, मतलब गामा का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा होता है गामा का, ये भी याद रखना है आपको। आगे है कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया है कि सिग्नल की तीव्रता कम होती है, एंटीना की सामर्थ्य कम होता है, वायु में सिग्नल के अवशोषित हो जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए दोस्तों क्या होता है, वो जो एंटीना लगाया दोस्तों वो काम नहीं कर पाता है। तरंगे जो धातुओं से संचरित करती है दोस्तों, जो धातुएं से संचरित कर रही हैं वो अनुदैर्घ्य भी कहलाती है, अनुप्रस्थ भी कहलाती है, दोनों कहलाती है, याद रखिएगा। जो तरंग होते हैं जो धातुओं से संचरित कर रहे हैं दोस्तों क्या होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तो यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को दोस्तों संचरित करने के लिए मतलब कि गमन करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, उसको माध्यम चाहिए, या ठोस द्रव गैस कोई भी माध्यम हो दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग कि एक तरंग जो 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगा, तो आवृत्ति निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जितना चक्कर पूरा किया है उसको, जितना आपको मतलब समय लिया उसे क्या डिवाइड कर दीजिएगा 8 सेकंड से, इसको हटा करके 10 लिख दीजिए तो 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हट जाएगा, मतलब कि तरंग की आवृत्ति आ जाएगा। आगे आते हैं अवसरभ तरंग। ये तरंग जो होते हैं दो तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं अवसरभ, सरभ और पारासरभ दोस्तों। तो अवसरभ तरंग हम लोग नहीं सुन सकते हैं क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम नहीं सुन सकते हैं। हमारा कान कितना सुनता है दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 से लेकर के 20,000 जो होगा दोस्तों इसके बीच में जो भी तरंग आवृत्ति होती है वो हमारा कान सुनता है, इसी को बोलते हैं श्रव्य तरंग। तो ये जो अवसरभ तरंग दोस्तों क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, और 20,000 से ऊपर होगा दोस्तों वो क्या होता है, पारासरभ कहलाता है, जो आपका चमगादड़ हो गया, कुत्ता बिल्ली सब होता है वो सुनता है दोस्तों। ठो है यहाँ पर अब ध्वनि के बारे में हम लोग क्या आते हैं, ध्वनि के बारे में। ध्वनि सबसे तेज चलता है, ध्वनि प्रकाश दोनों याद रखिए, कन्फ्यूज कभी मत होइएगा। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। तो आप ही सोच लीजिए सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में उत्पन्न होगा, ठोस में कि द्रव में कि गैस में। तो हाँ सर, सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि उत्पन्न होगा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में दोस्तों। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दोस्तों
क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए। प्रकाश आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि आपका निर्वात में दोस्तों नहीं चल सकता है, ये दिमाग में डाल दीजिएगा। तो कभी कभी प्रश्न आएगा कि ध्वनि किस में गति नहीं करता, तो निर्वात में गति नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे तेज कहाँ चलेगा, तो ठोस में चलेगा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो सबसे तेज कहाँ चलेगा दोस्तों, ठोस में चलेगा। आगे आते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि दोस्तों क्या होती है, परावर्तन से। ध्वनि का जो परावर्तन होता है, आपको बताएं हम कि जिस तरह से प्रकाश में जो गुण होता है दोस्तों वो भी ध्वनि में होता है, लेकिन जो ध्रुवन होता है, ध्रुवन आपका ध्वनि में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए क्या है, ध्वनि और प्रकाश में दोस्तों हम लोग अंतर कर सकते हैं। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण दोस्तों प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनना है आपको तो कम से कम दोस्तों 17 मीटर की दूरी पर आपको रहना है, तब दोस्तों प्रतिध्वनि आप सुन सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, आयाम से निर्धारित होती है। किससे होती है निर्धारित, याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो होती है हम लोग आयाम से पता करते हैं कि कौन सी ध्वनि क्या है, कितना तीव्र है, कौन कितना कम है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं सोनार का जो संक्षिप्तकरण है, मतलब कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बताया था कि साउंड होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो जहाँ पर साउंड नेविगेशन रेंजिंग दिया है, बाकी बताया था इसमें पराशर तरंग का इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वही अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है दोस्तों उसी का। मानव के श्रव्य आवृत्ति परास है, तो बताएं कि 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, कभी कभी दे देगा 20 से 20 केजी दे देगा, 20 केजी दे देगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। किलोवाट दे देगा, हाँ किलोवाट इस तरह का देता है ताकि उसमें दिक्कत ना हो। आज जो 20,000 से ऊपर जो होता है दोस्तों वही कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुनता है, वो हमारा कान नहीं सुन सकता, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, एक मिनट अपलोड हो रहा है। आगे है कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकते, वही जो प्रश्न बताएं आपको। ध्वनि चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस द्रव गैस कोई भी चाहिए, लेकिन निर्वात में नहीं चाहिए। निर्वात मतलब कि दोस्तों शून्य, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ सिर्फ प्रकाश चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगों द्वारा तब बताएं कि ध्रुवन नहीं होता है। ध्रुवन सिर्फ किस में होता है, प्रकाश में होता है। अब आपके दिमाग में ध्रुवन क्या होता है, तो कभी कभी देखे होंगे कि धूप से जब आते हैं, प्रकाश से आते हैं, या एक आपका क्या होता है, आंख पर दोस्तों एकाएक प्रकाश पड़ता है, तो आपका क्या होता है, आंख कुछ समय के लिए उससे धुंधला हो जाता है, वही समझिए कि ध्रुवन है, वही क्या है आपका ध्रुवन है। किसी माध्यम से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ठोस में होगा। किस में होगा, ठोस में होगा। आगे आते हैं, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, तो ऊर्जा। ध्वनि चलती है तो अपने साथ दोस्तों ऊर्जा क्या करती है, अपने साथ लेकर चलती है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 से ऊपर होती है सर, तो 20,000 से ऊपर कौन है आपका, तो 20,000 से ऊपर ये है आपका। आगे आते हैं हम लोग, वही बता रहे थे, पराश्रव तरंग, अपसरव तरंग और श्रव तरंग, ये हम नहीं सुन सकते हैं, ये भी हम नहीं सुन सकते हैं, और ये हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रकाश में आते हैं। अब प्रकाश क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं जीएस के निचोड़ में। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर जरूर देखिएगा, इसीलिए आपको जो ये सब पॉइंट है हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब बता चुके हैं, ताकि हमारा समय बचे, इसीलिए दोस्तों हम ये नहीं बता रहे हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। कौन सा वर्ण कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। अब एक बताए थे प्रकीर्णन, और एक तरंगदैर्घ्य के बारे में बता दिए थे। तो प्रकीर्णित सबसे कम होगा, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन दोस्तों जो आपको रेनबो में देखे हैं, विबग्योर बताए थे, VIG, ये बताए थे आपको। ये हो गया आपका वायलेट, इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम प्रकीर्णित, या सब बोलेगा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित, तो वहाँ पर ये भी याद, जैसे ये बताएं अभी आपको हम, ये विद्युत चुंबकीय में उसी तरह से याद रखिएगा। अगर प्रकीर्णन की बात करेगा दोस्तों, प्रकीर्णन की बात करेगा, तो जो वीव की ओर देख रहे हैं, जो आप इंद्रधनुष देखते हैं, तो इंद्रधनुष में दोस्तों जो आपका बैगनी रंग होता है, जो आपका क्या होता है, बैगनी रंग होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब तो फैलाव, बिखराव। सबसे ज़्यादा बिखराव किसका होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल कलर का होता है। मतलब जो लाल होता है दोस्तों सबसे कम क्या होता है, आपका बिखराव होता है, इसीलिए दोस्तों इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। जिसका बिखराव कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, प्रकीर्णन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आपका तरंगदैर्घ्य होता है। तो जैसे जैसे आप इधर जाइएगा ना, तो क्या होगा आपका, ये जो बिखराव होगा, बिखराव क्या होगा, कम हो, मतलब प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, कम होता जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन इसका है आपका, उसके बाद सबसे कम मतलब उसके बाद कम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा, सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। लेकिन वही तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे ना, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वायलेट का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है। तो इस हिसाब से ये वीव गियोर जो बताए हैं, जो आप पढ़ते होंगे वैजानी हैप्पी नाला, तो उसमें भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो आपका खतरे का संकेत होता है वो लाल रंग का दोस्तों हम लोग इंडिकेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ये दूर से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। एक खाली संधिया द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा होता है। तो दोस्तों आभासी जब भी प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनेगा तो हमें सीधा बनेगा, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों उत्तल दर्पण में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और आभासी से छोटा बनता है, ये भी याद रखना है आपको।
किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया, जो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में बता चुके थे हम, 4 दृष्टि दोष बताए थे जीएस के निचोड़ में। तो यहाँ पर जो मायोपिया है दोस्तों हम लोग अवतल लेंस से ठीक करते हैं। किसे ठीक करते हैं? अवतल लेंस से। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष ठीक करते हैं, बेलनाकार से आपका जो आपका अभिदुक्ता होता है उसको ठीक करते हैं, और बाईफोकल से दोस्तों ठीक करते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। इसके बारे में सब चीज़ के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य आभासी चपटापन दिखाई देता है दोस्तों, ये अपवर्तन के कारण दिखता है। लेकिन यहीं पर आप कब पूछ दे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य क्या होता है दोस्तों आपको दिखता है लाल कलर का, किसके कारण दिखता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगर लाल कलर का पूछ देगा दोस्तों क्या होगा? वो आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आभासी चपटापन दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तन, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। आगे आते हैं, यदि फोटोन की तरंग का मान 2.0 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन का संवेग का मान क्या होगा? तो ये दोस्तों इसके लिए फार्मूला आता है, फार्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये सब एग्जाम पूछता है ज़्यादा आपको। तो यही फार्मूला है आपका फोटोन निकालने के लिए, फोटोन का संवेग निकालने के H/L होता है। तो इसके हिसाब से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सब चीज़ का मान आपको दिया है, तो सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 3 × 10⁻23 kg मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। आगे दिया है कि यंग की द्विशिष्ट प्रयोग में शिष्टों के मध्य दूरी आधी करने के लिए तथा शिष्ट व पर्दे के मध्य दूरी दुगनी करने के लिए फ्रिंज चौड़ाई है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसकी 4 गुनी हो जाएगी। इसके लिए भी एक फार्मूला है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसको जब निकालिएगा तो आपका दोस्तों निकल जाएगा। आगे दिया है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रकाश को नियंत्रित, मतलब प्रकाश आपके आँख में पड़ता है तो प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपकी जो परितारिका है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, तो आइरिस क्या करता है? हमारे आँख में जो प्रकाश दोस्तों आता है एकाएक, उसको दोस्तों क्या करता है? नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तारे का रंग इंगित करता है, तारे का रंग दोस्तों उसको ताप का इंगित करता है। क्या करता है? उसके ताप का इंगित करता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोस्तों क्या हो जाए? आधा प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 40 आधा प्राप्त करना है तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ आपको रखना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? तब तक आप उसका आधा प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक फतह क्या होता है? तो जो रजत है, मतलब जो चांदी है दोस्तों, ये चांदी क्या होता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि दर्पण और दर्पण के पीछे क्या होता है दोस्तों? उसका एक लेयर जो होता है आपका कलर किया हुआ, कलई किया हुआ दोस्तों, वो क्या होता है? रजत का ही कलई किया हुआ रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री या कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरण पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। तो पट्टी का अपवर्तन गुणांक या परावर्तन का मान क्या होगा? तो इसका दोस्तों इसका एक है फार्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से आप बैठा सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब किससे बनता है? तो रेटिना, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं दोस्तों, उससे बनता है। और इस पर वास्तविक उल्टा बनता है। कहीं भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है दोस्तों तो हमेशा क्या होगा? उल्टा बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। किसी भी दर्पण में वास्तविक बन रहा है तो वहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? सितारों के टिमटिमाने का कारण दोस्तों जो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है दोस्तों? ये तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें से कौन ज्योतिहीन अब क्या है? बॉडी है। तो बताना है कि इसमें से ज्योतिहीन कौन है, मतलब जिसके पास प्रकाश नहीं है। तो ग्रह क्या है दोस्तों? ग्रह के पास किसी भी ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। बाकी तारामंडल, तारा और गैलेक्सी के पास उसका अपना प्रकाश होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तारा के पास जो प्रकाशित होता है वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो आकाश में नीला दिखता है किसके कारण? तो ये प्रकीर्णन के कारण। इसकी पूरी कहानी हम समझा दिए थे। आगे है, यदि तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रम रेखाएं किस ओर स्थापन होती है? तो दोस्तों ये नीला जो है दोस्तों क्या होती है? ज़्यादा आपको मतलब कि बिखाव में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि वही फैलाव के लिए दोस्तों क्या होगा? ज़्यादा कौन फैलेगा? आपका नीला फैलेगा। क्योंकि आपको बताएं कि हम जो आप विव ग्योर देख रहे हैं, विव ग्योर, तो वायलेट हो गया, फिर इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर तो वायलेट दिया नहीं है, इंडिगो दिया नहीं, तो क्या दिया? ब्लू दिया है। तो ब्लू होगा इसका सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे है, यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किस माध्यम में प्रकाश का वेग, मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है जहाँ शून्य होगा। शून्य मतलब कि दोस्तों निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का चाल दोस्तों आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रकाश का चाल, वही निर्वात जिसको हम लोग वैक्यूम शून्य बोलते हैं। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम लोग खगोलीय पदार्थ देखने के लिए करते हैं। जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश वेग क्या होगा दोस्तों? वो अपवर्तित रहता है, क्योंकि माध्यम में दोस्तों ताप बढ़ने पर प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलता। ये ध्वनि नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों तापमान बढ़ने पर ध्वनि का क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे है कि ध्वनि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग रहता है? तो लाल रंग दोस्तों सबसे बाहर रहता है, और अंदर की ओर दोस्तों क्या रहता है आपका? बैगनी रहता है, याद रखिएगा। ये प्राथमिक कलर द्वितीयक कलर के बारे में बता दिए थे, एक्टिव भी बताए थे कैसे याद रखना ट्रायंगल बना करके, तो उसको आप याद रखिएगा। जो जीएस का निचोड़ हम कर चुके हैं। अगर जो बच्चे बार बार बता रहे हैं जो नहीं देखे हैं फिजिक्स का जीएस का निचोड़, जाकर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट का हम जीएस का निचोड़ अपलोड किए हैं, उसके बाद ही आपको हम ये दोस्तों PYQ करवा रहे हैं, ताकि आपका अच्छे से तैयारी दोस्तों हो सके। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, उसमें कौन सा चश्मा होता है दोस्तों? तो वो चश्मा होता है पोलेराइड का। क्या होता है? पोलेराइड का, जो त्रिआयामी होता है। 3D मतलब क्या होता है? त्रिआयामी, जो जिसमें 3 तस्वीरें देखने के लिए आपको मिलती है। आगे है आपको बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सॉरी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? इसका सबसे कम होता है। अगर यही बोलता है आपका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इसका होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है ये क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत दोस्तों ये मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक। में सिंपल प्रश्न पूछ देगा क्वांटम सिद्धांत तो मैक्स प्लांक, याद रखिएगा। आगे है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये बराबर होता है। आगे हम लोग आते हैं कि लेंस की शक्ति का संबंध होता है। लेंस की शक्ति का संबंध क्या होता है? तो फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोस्तों उल्टा होता है। ये दो शब्द याद रखिएगा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब लेंस का बताया था शक्ति, P बराबर बताया थे। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1 क्या होता है? f होता है। 1 फोकस होता है। ये लेंस की शक्ति है। लेंस के अगर बोलेगा शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो डायरेक्टर होता है। मतलब कि अगर आपका फोकस क्या होगा दोस्तों? अगर फोकस कम है तो ये भी क्या होगा? ये बढ़ेगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये दोस्तों घटेगा। मतलब ये क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब इन्वर्स होते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं आगे कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग मतलब प्रकाश को दोस्तों तरंग किसने कहा था दोस्तों? तो ये हाइगेंस ने कहा था। किसने कहा था? ये हाइगेंस ने कहा था। हाइगेंस कहते थे कि जो प्रकाश है छोटे छोटे क्या होता है? जो फोटोन के जो बंडल तो उससे मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा। किससे बना हुआ है? फोटोन से बना हुआ है। ये हाइगेंस का कहना था। और प्रकाश में सीधी रेखा में चलता है दोस्तों, इन्होंने ही बताया था। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक मतलब सघनता बताए थे, तो दोस्तों 2.42 होता है, याद रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक सिंपल आपसे प्रश्न कर देगा। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो आप बता दिए थे प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है दोस्तों? तो लाल रंग का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है। ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव जाना जाता है। तो अपवर्तन बताए थे आपको, हम अपवर्तन बताए थे। अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों? उसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? अविलंब से कोई दूर भागेगा, अविलंब से पास आता है। कब अविलंब से दूर भागता है, कब पास आता है? तो बताए थे कि मान लीजिए आपका क्या है? माध्यम विरल है। ये क्या है? विरल है। विरल मतलब हवा है। ये क्या है? सघन मतलब पानी है। ये क्या है? आपका सघन है। ये अविलंब है। यहाँ से प्रकाश की क्या है? सीधी जा रही है। लेकिन जैसे ही विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है दोस्तों तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यही मान लीजिए कि यहाँ पर फिर क्या है? माध्यम आपका विरल है। वही माध्यम क्या होगा दोस्तों? ये आएगा आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो क्या होगा? अविलंब से दोस्तों दूर भागेगा। तो ये किस में होता है घटना? ये अपवर्तन में देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग आते हैं कि तारों का टिमटिमाना तारों की वायुमंडल के दैर्ध्य से कारण होता है। तो बता दिए थे कि अपवर्तन एक आता है। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है दोस्तों उसके कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आगे हम लोग का है आगे कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी भी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना हम लोग इसको कहते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंग होते हैं, ये तो पता है। इस तथ्य की खोज निम्न से किसने किया था? तो ये दोस्तों न्यूटन ने किया था। किसने किया था? वो न्यूटन, जो वर्ण विक्षेपण के बारे में बता दिए थे कि अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारिएगा तो 7 रंगों में क्या हो जाएगा? दोस्तों विभक्त हो जाता है। ये न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। अब बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों पहले सबसे ज़्यादा देखिएगा आभासी बनता है। अक्सर आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? वो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। वो दर्पण जरूर याद रखिएगा। दर्पण और लेंस उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, क्या है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। आगे है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है दोस्तों ये क्या है? ये व्यक्तिकरण के कारण होता है। क्या होता है? व्यक्तिकरण के कारण दोस्तों। ये जो व्यक्ति मतलब ये व्यक्तिकरण के कारण होता है। आगे है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों? नीला दिखाई देता है। आगे आते हैं आगे, रुकिए 1 मिनट अपलोड हो रहा है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न से कौन बना सकता है? दोस्तों ये अवतल दर्पण में आपका जो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कौन बनाएगा? अवतल दर्पण दोस्तों बनाता है। आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन
एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, इसका वेग अधिक होगा। तो दोस्तों इसमें प्रोटॉन का क्या होगा, मान जो वेग होगा दोस्तों वो अधिक होगा इससे, तो इलेक्ट्रॉन से। आगे आते हैं हम लोग, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो पानी में दोस्तों चमक देखते हैं, बुलबुला जो बनता है वो चमक जो होता है आपका, आजा भाई, वो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताए थे कि जब क्या होता है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसको सघन से विरल माध्यम में भेजते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, विरल माध्यम में न जाकर पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में लौट आता है, उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी घटना के कारण दोस्तों क्या होता है, ये पानी के जो बुलबुले होते हैं आपको मतलब चमकीले दोस्तों दिखते हैं। इसके अलावा हीरा का चमकना हो गया, मिर्ग मृचिका का दिखना दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के होते हैं, कारण ही होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन सबसे ज़्यादा विचलित होता है दोस्तों, तो आपका बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। मानव जो नेत्र है, रेटिना है, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बता दिए वास्तविक बनेगा। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो क्या होगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये दिमाग में डाल लीजिएगा मेरी बातों को। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय देखिए सूर्य का रंग लाल दिखता है, यही प्रश्न आपको बता रहे थे, लाल दिखता है, किस कारण दिखता है दोस्तों, ये तो बड़ी तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है उसका प्रकाश का कम प्रकीर्णन, मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन दोस्तों सबसे कम होता है, इसलिए हमको लाल दिखता है। जैसा कि बताएं कि प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है दोस्तों, इसीलिए क्या होता है, हमें वो लाल प्रतीत होता है। निकट दृष्टि दोष निवारण किससे होता है, तो निकट के लिए आपको चाहिए अवतल लेंस, क्या चाहिए, अवतल लेंस। दूर के लिए आपको चाहिए उत्तल लेंस, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए दोस्तों क्या होता है, पानी की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन दोस्तों होता है। क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है, उसके फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, आपको इंद्रधनुष बनते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है दोस्तों, ये 7 रंगों में विभाजित होता है। कौन रंग में, सबसे ऊपर कौन होता है, लाल, सबसे नीचे कौन होता है, आपका बैगनी होता है। डॉपलर प्रभाव, क्या बोल रहा है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है, उसकी आवृत्ति से तो ज़्यादा आपको होती है। अब ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है, कभी आप जब प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो देखते होंगे दोस्तों, क्या होता है, ट्रेन का आवाज़ देखते होंगे, जैसे जैसे ट्रेन आपके करीब आता है उसकी जो आवाज़ की गति होती है, आवृत्ति दोस्तों क्या होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है दोस्तों, वही क्या आपका डॉपलर प्रभाव होता है। या गाँव देहात में जो लोग होते हैं, पहले क्या था कि दोस्तों, अभी ना मोबाइल पे आप देख लेते हैं, पहले के लोग क्या करते थे, ट्रेन का जो पटरी होता है उस पर अपना कान लगाते थे, कान लगाकर पता करते थे कि हाँ ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा था। तो ये क्या है, वो डॉपलर प्रभाव के कारण दोस्तों से पता चलता था। आगे हम लोग आते हैं कि प्रकाश के विवर्तन परिघटना दर्शाती है, क्या दर्शाती है, तो ये प्रकाश के तरंग की प्रकृति, ये विवर्तन दोस्तों होता है, यही दर्शाता है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की तरंग है, उसकी तरंग की प्रकृति को दर्शाता है। कण और तरंग दोनों बताए थे कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। दृश्य प्रकाश के आवृत्ति पराप होता है 400 nm से लेकर के 700 nm के बीच तक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये बता दिए थे, इसके लिए ट्रिक क्या है, कैसे कौन कौन से रंग है, कौन किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये भी सब चीज़ें के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब लोग हम आते हैं, जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा दोस्तों, अभिलंब से दूर भागेगा, कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। इसकी पूरी हम थ्योरी को बता दिए थे इसके बारे में। आगे आते हैं हम लोग, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, तो दो समांतर दर्पणों के बीच दोस्तों क्या होता है, एंगल बनता है दोस्तों, क्या आपका जीरो बनता है, क्या बनता है, जीरो। जब दो समानांतर दर्पण है आपके बीच में तो इसके बीच में अगर पूछे एंगल कितना बना, तो एंगल दोस्तों जीरो बनता है। अब प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग करते हैं 360 में जितना भी एंगल बन रहा है दो दर्पणों के बीच में, उससे भागा मारते हैं, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा था। जब इसको जब भागा मारिएगा जीरो पे तो क्या इसका परिणाम निकलेगा, ये मत कहिएगा जीरो बनेगा, नहीं। जब भी हम किसी संख्या में जीरो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो इसका मान होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। यही कोई आपका दिया रहेगा, यहाँ पर कौन एंगल दिया रहेगा दोस्तों, मान लीजिए आपको दे देगा 60 डिग्री, क्या दे देगा, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री दे क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा और भागा मार दीजिएगा, तो कितना बच गया, 6 बच गया। तो ये 6 जब बचा ना दोस्तों, तो ये 6 नहीं होगा, जब आपका सम संख्या आता है ना डिवाइड करने पर, इसमें क्या कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, तो कितना बनेगा प्रतिबिंब आपका, 5 बनेगा। ये घटना आपका समतल दर्पण के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सर 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। आगे आते हैं हम लोग, आँख के मायोपिया दृष्टि में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो आपका रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें केंद्रित हो जाती है, जो रेटिना के जो प्रकाश की किरणें होती है, क्या होती है, सम्मुख मतलब सामने क्या होती है दोस्तों, ये केंद्रित होना शुरू हो जाती है। मायोपिया के लिए बता दिए थे, अवतल लेंस चाहिए आपको।
जिस वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, किसमें बड़ा दिखाई देता है आपको, तो अवतल दर्पण में सर हमको प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। आगे आते हैं, किसी वस्तु द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिए किसी वस्तु को आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होती है, आधी। जो दर्पण है दोस्तों क्या होना चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी अगर होती है दर्पण, तब दोस्तों आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है वही बता दिए कि 60 डिग्री क्या आपका है, 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कितना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्रतिबिंब निकालने के लिए 360 में क्या करना है दोस्तों, डिवाइड कर देना। एंगल कितना आपका 60 डिग्री, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 के 36 कट जाएगा, कितना आ गया 6। लेकिन आपको 6 नहीं टिक करना है। जब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर सम संख्या आ गया, इवन नंबर आ जाएगा तो इवन में क्या कीजिएगा -1 कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऑड आ जाएगा तो ऑड में दोस्तों आपका वही रह जाएगा आंसर। ऑड अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड करने पर आता 5 आपका, तो यहाँ आंसर आपका 5 हो जाता है। लेकिन आपका जब इवन नंबर आ जाएगा ना, तो इसमें क्या कीजिएगा, हमेशा एक माइनस कीजिएगा, हमेशा एक माइनस कीजिएगा। ये दिमाग में डाल लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। 5 इसके लिए फार्मूला भी आता है, देखिए इस तरह का, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। यह देखिए वही बता रहे हैं, -1 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, -1 कीजिएगा। आगे है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुवन के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ये 2f के बराबर होगी, मतलब उसका जो फोकस का दोस्तों क्या होगा, फोकस के दुगने के बराबर होगा दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, अवतल लेंस के लिए क्या होगा, इसका ऋणात्मक होता है चिन्ह दोस्तों। आइए अवतल दर्पण बोलता है दोस्तों तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, लेंस बोलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेंस बोल दिया तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, दर्पण बोलता तो पॉजिटिव हो जाता है। वहीं उत्तल लेंस का होता है पॉजिटिव, क्या होता है इसका जो होता है दूरी दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों को अंतर नहीं कर पाता है। इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग में की समस्या है, क्या समस्या है, तो कौन्स की समस्या है। क्या है, कौन्स अगर आपका दोस्तों, कौन्स क्या होता है, आँख में पाया जाता है। रॉड एवं कौन्स दोस्तों क्या होता है, आँख में पाया जाता है। अगर दोस्तों कौन्स अगर आपका बिगड़ जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत आता है दोस्तों, तो आप रंग जो होता है, रंग में आप उसमें अंतर नहीं मतलब कर पाते हैं, जिसको वर्धनता बोलते हैं, आप कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से होता है, ये कौन्स की खराबी होने के कारण दोस्तों होता है, उसमें आप रंग नहीं कर पाते। यहाँ पर आपसे सिंपल एग्जाम में पूछता है कि कौन्स और जो रॉड से दोस्तों 21 हमारे शरीर कौन से अंग का भाग है, तो यहाँ पर आँख देगा आपको, हृदय दे देगा इस तरह से। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आँख का भाग है। आगे है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस के समान अक्षीय स्थिति में फटाकर रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस एक क्या होगा, तो ये उत्तल लेंस का काम करता है। मतलब जब इस तरह का हम काम करेंगे तो क्या होगा, उत्तल लेंस की बात दोस्तों क्या करेगा, काम करेगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, तो अवतल लेंस में क्या बनता है प्रतिबिंब दोस्तों आपका, तो ये सर बनता है आपका आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी जब बनेगा दोस्तों तो क्या बनेगा आपका, सीधा बनेगा। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, सीधा बनता है। तो अवतल लेंस या बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है, और वस्तु क्या होता है, छोटा होता है। तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशीय के बीच दोस्तों बनता है। ये दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों सीधा बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। इतना जब याद हो गया तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, तो आंसर मतलब छाट सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। F बराबर R/2 मान्य है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों क्या है, फोकस बराबर, मतलब कि जो आपकी त्रिज्या है उसकी क्या होती है, आधा होती है। फोकस की क्या होती है दोस्तों, आधा होती है। आगे हम लोग पता करते हैं आगे कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ये जो है इसको पढ़ना दोस्तों जरूरी रहता है, लेकिन मेरे पास समय कम था इसलिए बता नहीं पाए थे। जब आपको पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे हम पूरा बेसिक, तो वहाँ पर बताएंगे आपको। किसी लेंस की क्षमता +0.d है, डी मतलब डायप्टर है, मतलब लेंस का जो क्षमता होता है, पावर होता है, उसको क्या होता है, डायप्टर होता है। तो यहाँ पर जो इसका क्या बताना है कि इसकी दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। तो आपको बताए थे P बराबर, क्या बताए थे, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है हमारा 1/f होता है। और आपको D दे चुका है, क्या दिया है, D दे चुका है। D कितना दिया है आपको, तो 0.4, मतलब ये दिया है, P दिया है आपको, P दिया है कितना आपको, 0.5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हटाइएगा कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा जब, या सिंपल समझिए यहाँ पर 10 आ गया तो यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, आप इसको f निकालना है। क्या निकालना है, f निकालना है।
तो जब एफ निकालना है तो क्या कीजिए, पलटी मार दीजिए, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/, ये आपका एफ छोड़िए, क्रॉस कर दीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो 5, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, 0.5 था, अब ये इसको हटाएं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1/f हो जाएगा। और जब इसको काटिएगा तो 1, ये हो जाएगा 2, जब एफ बराबर कितना आ जाएगा आपका, एफ बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, मतलब हटाने पर। तो यहाँ पर एक उत्तर लेंस की भांति होगा, पॉजिटिव दिया है ना, पॉजिटिव दिया था मतलब उत्तर लेंस होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर लेंस में पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस जहाँ दिया वो गलती हो गया, ये अवतल लेंस में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। उत्तर लेंस दिया यहाँ पर 5 दिया, 2 दिया, तो ये काटा था कितना आ गया मेरा, 2 आया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, आपतन का कोण इसके बीच का कोण होता है। आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कौन दोस्तों, आपका क्या होता है, आपका आपतन कोण होता है। विभिन्न रंगों का समूह को क्या कहेंगे, विभिन्न रंगों के समूह को दोस्तों हम लोग वर्ण पट्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण पट्टी कहा जाता है। आगे है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसके अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है तो में प्रवेश करती है। तो अगर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है तब I साइन I बटा साइन R का मान होगा। तो साइन I साइन R का मान आपसे अगर पूछता है दोस्तों तो यहाँ पर हो जाता है जो आपका μ2 है, μ2 ऊपर चला जाता है, μ1 जो है आपका नीचे आता है। साइन I बटा साइन यही आपका क्या अपवर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम दोस्तों यही कहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका μ2 बटा μ1। आगे क्वेश्चन दिया नीचे, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि मोटर गाड़ी में हेडलाइट जो लगा रहता है वो आमतौर पर कौन सा दर्पण होता है, तो जो मोटर गाड़ी में होता है वो दोस्तों अवतल दर्पण लगा होता है हेडलाइट में। आगे है कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आएंगे। कौन सी युक्ति विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है, तो कौन करती है, तो विद्युत मोटर करती है, दिक् परिवर्तक का कार्य करती है दोस्तों। विद्युत मोटर क्या करती है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको बता दिए विद्युत मोटर बदलता है। बाकी कुछ यहाँ पर दिया है आपका, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। विद्युत जनित मतलब डायनेमो, विद्युत जनित मतलब क्या होता है, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा बदलने का काम कौन करता है, डायनेमो करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुके हैं हम। कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए बता देते, एसी करंट डीसी करंट के लिए बताए थे। तो ये लंबी दूरी तय करता है, बिल्कुल तय करता है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है। ये इसका परिमाण समान रहता है, ये परिमाण दोस्तों समान नहीं रहता है, इसका परिमाण क्या होता है, बदलते रहता है। दिशा और परिमाण दोस्तों बदलता है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब अल्टरनेटिव करंट है, याद रखिएगा। परिमाण समान रहता है आपका किसमें, तो डायरेक्ट करंट में दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सही है। आगे किरचॉफ का प्रथम नियम, ये किरचॉफ का प्रथम नियम जो है दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये सॉरी नहीं, ऊर्जा और आवेश, याद रखिएगा। जो किरचॉफ का नियम जो है ये ऊर्जा और आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो लेकिन यहाँ जो प्रथम नियम है दोस्तों ये आवेश के संरक्षण के बारे में बताए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यह दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश का है, द्वितीय नियम क्या है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ये दोनों आप याद रखिएगा, पहला आवेश दूसरा क्या ऊर्जा है। आगे है यहाँ पर दिया है कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो कथन दिया है गलत आपका, अनुनाद परिपथ में प्रतिबाधा अधिकतम होती है। ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जटिल क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि ये 12th के प्रश्न मतलब जो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर उसे उठा कर दिया है। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध में सिरों के बीच का अभिवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का मान दोस्तों 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा जब आप क्या कीजिएगा, प्रतिरोध के सिरों को आधा कीजिएगा। तो यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग होगी, अगर आप कोई भी स्प्रिंग से क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या होगी, तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्प्रिंग संकुचित मतलब कि सिकुड़ जाएगी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको माना गया, तो विद्युत का सबसे अच्छा चांदी को माना गया। चांदी के बाद अगर चांदी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर नहीं दिया तो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, तो चांदी है। किस यंत्र का काम डायनेमो कार्य में उल्टा होता है, मतलब डायनेमो जो काम करता है उसका उल्टा काम कौन करता है, तो मोटर करता है। कौन करता है, विद्युत मोटर। क्योंकि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोनों क्या है, दूसरे के उल्टे काम करते हैं। डायनेमो का सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो फैराडे के नियम पे काम करता है। डायनेमो का सिद्धांत क्या है, तो फैराडे मतलब जो इनका जो नियम है दोस्तों इस पर ये काम करता है डायनेमो। आई म्यू ए का प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका याद रखिएगा, इसका सिंपल ये मान याद रखिएगा, यहाँ पर 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। आगे हम लोग आते हैं
विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की थी? तो ये माइकल फैराडे ने दोस्तों क्या किया था, इनको वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन के बारे में बताया था। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक में कौन बदल रहा है? तो विद्युत मोटर बदल रहा है। कौन बदल रहा है? विद्युत मोटर बदल रहा है। आगे है हमारा कि डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। तो ये दोनों जरूर याद रखिए, दोनों से हमेशा प्रश्न आते हैं। कौन जल में घुलने की विद्युत का चालन नहीं करता है? कौन नहीं करेगा? मतलब देखते हैं अपने घर में क्या होता है, जब आपको एक अर्थ वायर होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप वो काम नहीं करता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, नमक डालते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, ये सब करते हैं दोस्तों। लेकिन किससे क्या हो, उससे दोस्तों उसका वोल्टेज को पावर होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर ये चीनी का जो आपका है, चीनी डालने से दोस्तों यहाँ पर उस चालन दोस्तों नहीं बढ़ता। बाकी लवण हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सब डालने से दोस्तों क्या होता है, उसके जो चालन होता है दोस्तों बढ़ता है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन से धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो बता दिए यहाँ पर क्या होगा, चांदी होगा। चांदी नहीं दिया जाएगा तांबा होगा, तांबा नहीं दिया जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा। आगे है कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ की धारा संगणना कीजिए। अब यहाँ पर कोई परिपथ दिया है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर परिपथ दिया है, तो परिपथ में क्या है देखिए, यहाँ पर ये दो दिया है समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। क्या है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब कि अगर यहाँ से अगर कटता है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी लाइट दोस्तों बंद हो जाएगा। तो इसका क्या बोल रहा है, धारा निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले जो श्रेणी क्रम है इसको जोड़ दीजिए, 2 4 6 कितना हो जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा। हाँ 2 4 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपको बताया था क्या, आपका ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया। और निकालने के लिए क्या बोला, आपको धारा बोला है। तो धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर बताए थे, आई बराबर होता है V/R। भी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना आपका है, आपका ये 1.5 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1.5 से किसको भागा मार दीजिएगा, यहाँ पर 6 से भागा मारिएगा। तो जब भागा मारिएगा तो यहाँ पर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 1, नीचे कितना आ जाएगा 4। जब इसको भागा मारिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। जो ओम का नियम जो बताए थे, I बराबर V/R, उसको याद रखिएगा। MCB जो लघुपथन, लघुपथन मतलब तो शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो मामले में विद्युत आपूर्ति को काट देता है, काम करता है। ये जो MCB होता है आपका, वो किस पे काम करता है दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। जो धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है उस पर ये आपका MCB काम करता है। आगे है कि विद्युत इस्त्री में क्या प्रयोग होता है। तो ये विद्युत इस्त्री में आपका विद्युत हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है, नाइक्रोम का तार, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों हमेशा किस पर काम करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है, मतलब AC करंट पे ये काम करता है। AC करंट को दोस्तों क्या करता है, ये मतलब कि ऊपर नीचे करता है। मतलब कि अगर निम्न AC है तो निम्न AC करंट है, मतलब लो AC करंट है तो उसको हाई में बदलेगा, अगर हाई है तो उसको लो में बदलता है। याद रखिएगा, ये AC DC नहीं बदलता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC करंट पर यह काम करता है हमेशा प्रत्यावर्ती धारा पर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, विद्युत को यांत्रिक में, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी दिया है। आगे दिया है कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्पन्न जो ऊष्मा अनुपात होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 4:1। कुछ कुछ ऐसे जो वर्ड दिए रहेंगे ना क्वेश्चन, वो हमेशा उसी तरह से पूछे जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं, तो उसको याद रख सकते हैं सिंपल ऐसे। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। मतलब एक आपको बताया ना अभी, आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। V/ क्या होता है, R होता है। तो आई आपका हो गया धारा हो गया, या इसी को हम ये जो इसको इधर लाइएगा आप, R रेफिडेंस होता है। ये V/ क्या होता है, आई भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये तो ओम दिया है आपको, ये ओम दिया है, वोल्ट दिया है आपको, और आई का क्या होता है, धारा का एम्पियर होता है। तो कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर। आते हैं हम लोग आगे। लघुपथन के समय, लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय जो परिपथ मतलब जो तार आप यूज करते हैं उसी को परिपथ बोलते हैं। तो उसमें धारा क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब हमारा जो परिपथ में धारा बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या आता है, बढ़ जाता है, तब क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र का इस्तेमाल करते हैं, जो यांत्रिक को विद्युत धारा में मतलब कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग का आता है कि दिया यहाँ पर 2 प्रतिरोध दिए हुए R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के 2 लैंपों में तंतुओं के प्रतिरोध हैं, जो समान वोल्ट पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो R2 होगा दोस्तों वो क्या होगा, जो R1 जो दिया है ना आपका प्रतिरोध, उसका क्या होता है, दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दुगुना होता है।
उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से दोस्तों आप उसको निकाल सकते हैं। ये परिपथ है, आपको कुछ इसमें श्रेणी क्रम में दिया है, कुछ क्या दिया समांतर क्रम में दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कुल प्रतिरोध बताना है, मतलब कि यहाँ पर क्या बताना है आपको, यहाँ पर आर बताना है, क्या निकालना है आर निकालना है। तो ये आपको दो क्रम बताए थे, एक श्रेणी क्रम बताया था, एक समांतर क्रम बताया था, उसको लेकर के आप यहाँ पर इसका फार्मूला, यहाँ फार्मूला दिया तो पता ही होगा आपको, तो इसका देख लीजिएगा सोल्यूशन, इसको निकाल लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि लेक्लान सेल बी ध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो लेक्लान सेल दोस्तों लोग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO2 का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे कि सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सौर सेल बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अर्धचालक कौन है, तो आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप्ति नलिका और नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है, तो इसमें क्या होता है, तो गैस भरा होता है। क्या होता है दोस्तों, ये गैस भरा रहता है। और कौन गैस भरा रहता है, तो अक्रिय गैस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का धारा का नियम डैश संरक्षण और आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्ट का नियम किस संबंधित, तो बता दिया था आपका, ये आपका आवेश और ऊर्जा, इसके दो सिद्धांत किरचॉफ का, एक पहला आवेश का, दूसरा क्या आपका ऊर्जा का है। तो जो धारा का नियम दोस्तों वो आवेश का संरक्षित करता है, और जो किरचॉफ का वोल्ट का नियम दोस्तों वो ऊर्जा को संरक्षित करने का काम करता है। दोनों इसका याद रखिए किरचॉफ का नियम। आगे हम लोग कहा है कि कौन सा विद्युत का कुचालक है, मतलब कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो किससे नहीं करा सकते हैं, तो दोस्तों हम जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से दोस्तों हम लोग करंट को फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर जो मतलब बिजली का है वो प्लास्टिक सब छूएगा तो उसमें आपको करंट नहीं मारेगा। बाकी एल्युमिनियम से ये तांबा का और चांदी को अगर छूते हैं तो उसको करंट आपको मारेगा। आगे हम लोग आ जाते हैं। शक्ति या गुणांक का मान होता है, ये 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। कुछ कुछ है सब, मतलब कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है कि शक्ति गुणांक का मान होता है ये आपका 0 से 1 के बीच में दोस्तों होता है, इसका परास होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन ओम चालक कौन सा है, ओम चालक कौन सा है दोस्तों, तो आपका सिल्वर जो है वो क्या होता है, ओम चालक पर दोस्तों ये काम करते हैं। एक हीटर का तंतु बना होता है, बता दिए, हीटर और जो आपका आयरन है दोस्तों उसमें जो क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है, यह ध्यान दीजिएगा। बल्ब बोलेगा तो बल्ब टंगस्टन का बना होता है उसका तंतु। कौन सा प्रकार का बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होता है, तो दोस्तों CFL का नाम सुने होंगे। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सबसे कम ऊर्जा का दोस्तों खपत होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं अपने घरों में दोस्तों जो ये इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या बिजली बिल कम आए। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। रासायनिक ऊर्जा, इसमें रसायन किसमें होगा दोस्तों, तो आपका ये जो सेल है, सेल मतलब बैटरी जिसको कहते हैं, अगर एक सिंगल आपका बैटरी है उसको सेल बोलते हैं, नहीं हाँ उसको सेल बोलते हैं। जब मतलब कि 2 आ जाता है पेयर में आता है तो वो आपका बैटरी कहलाता है। तो जो रासायनिक आपका ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा में मिलता है, तो ये प्राथमिक सेल दोस्तों बदलने का काम करता है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, तो जो फ्यूज तार होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, ये उच्च प्रतिरोध के होते हैं और पतला एवं ये आपका क्या होते हैं, छोटा होते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, आपको याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे की प्रत्यावर्ती धारा, भारत में बता दिए थे प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, तो ये 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। और डायरेक्ट का बोलेगा तो 0 होता है। क्या होता है उसका, 0 होता है, याद रखिएगा। धारावाहक तार कैसा होता है, तो धारावाहक तार जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो गोला क्या होता है दोस्तों, गोला अपना इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्या होता है, गोला अपना इलेक्ट्रॉन गवा देता है। अब बचपन में स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक पेंसिल लेकर के, कलम लेकर के अपने बाल में क्या होता है करते हैं, उसको रगड़ते होंगे। तो रगड़ने पर क्या होता है, फिर उसको कागज़ की ओर अगर मतलब कि कागज़ के आसपास अगर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसको आकर्षित करता था दोस्तों। तो आकर्षित करने का काम करता तो वो दोस्तों हो जाता था आवेशित, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को गवा करके दोस्तों क्या होता था, आवेशित होता था। इसी कारण वो अपने आप को कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करता था। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गवाएगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो बता दिए चांदी। चांदी नहीं आगे ऑप्शन में दिया तो तांबा, तांबा ने दिया तो एल्युमिनियम, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु बनी होती है, वो क्या होती है दोस्तों, वो उसका जो गलनांक होता है उसको गम होता है। तो गलनांक क्या होता है दोस्तों उसका, एक मिनट यार अपलोड हो जा, ये है उसका गलनांक क्या होता है, गलनांक उसका कम होता है। जो फ्यूज का तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका गलनांक कम होता है, और वो तार जो बना होता है वो शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसका फ्यूज का तार गलनांक कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध मतलब कि रोकने की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है और गलने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूज का।
निम्नलिखित में से कौन ओमीय चालक है? तो कौन है आपका ये जो मतलब ओमीय चालक मतलब कि जो नियत रहता है, जो वहाँ पर नियत कौन रहता है आपका? ताप रहता है। तो जो कांस्टेंट रहता है उसी को कहते हैं हम लोग ओमीय चालक बोलते हैं। ताप क्या होता है? ताप आपका कांस्टेंट रहता है ओम के नियम में। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील, एक मिनट, तो गतिशील जो विद्युत आवेश को तो क्या उत्पन्न करता है? तो ये या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उत्पन्न करेगा, जो क्या होगा? गतिशील रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा वोल्टेज का करंट होता है दोस्तों, वो क्या करता है? वो अपने आप में चुंबक का भी दोस्तों काम करता है। अब देखिए, ये वाला हम निकालने के लिए सिखाएं, 3 यूनिट निकालने के लिए आपको। एक घर में 60 वाट का 5 लैंप है और 75 वाट का 4 पंखे हैं। प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई यूनिट क्या है? तो कितना है? तो 60 वाट का 5 बल्ब है। कितना वाट हो गया आपका ये? तो 60 पचे 300 हो गया। क्या गया? 300 हो गया। और 75 वाट का 4 पंखे है। कितना हो गया आपका? ये भी 300 हो गया। 300 कितना हो गया? 600 हो गया। अब 600 वाट का कितना घंटा चला रहे हैं आप? तो 6 घंटा। कितना हो गया एक दिन में आपका? 3600। कितना हो गया? 3600। कितने दिन चला रहे हैं? 30 दिन तक चला रहे हैं। 30 दिन तक हमको निकालना है। तो क्या कीजिए? कुछ नहीं कीजिए, अब इसको पूरा आपका वाट हो गया, ये 30 दिन तक इस्तेमाल किया, इसको 1000 से भागा मार दीजिए, आपका यूनिट निकल जाएगा। 1 2 3, तो 1 2 3, 36 से कितना होगा? 108। कितना इस्तेमाल किया आप? 108 यूनिट इस्तेमाल किए। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, हम निकालना भी सिखाए थे आपको। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। विभवांतर के लिए बताए थे आपको, एक फार्मूला बताए थे, वही ओम का नियम क्या है? तो आई बराबर होता है V/R। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है विभवांतर। विभवांतर मतलब ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर हो जाएगा आपका IR। V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा आपका V बराबर हो जाएगा IR। अब इसे बैठा के निकाल लीजिएगा। धारा कितना? 2.2 है। आपका प्रतिरोध कितना? 100 है। तो 100 को जब 2.2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 220 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी फार्मूला भी आपको दिया है, उसको बैठा के आप निकाल सकते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है दोस्तों? इसमें धारा की दिशा और जो मान होता है दोनों बदलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रत्यावर्ती। मतलब कि AC करंट इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें धारा का मान और दिशा दोनों क्या होता है? बदलता है, लेकिन आपका जो डायरेक्ट करंट है उसमें दोस्तों नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब 2 समानांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित होते हैं तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का दोस्तों चेष्टा करते हैं। इसको भी याद रखना है आपको। आगे हमारा चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग चुंबक के बारे में बताया, चुंबक क्या होता है? नरम चुंबक मतलब कि अस्थायी चुंबक, और अस्थायी चुंबक के बारे में बता दिए थे, प्राकृतिक चुंबक और आर्टिफिशियल चुंबक के बारे में बताया। चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपका? जो अनुचुंबक पदार्थ बताया, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं, इसमें प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय बताए थे। अब यहाँ पर कुछ कुछ यंत्र होते हैं जो चुंबक सिद्धांत पर काम करें, जैसे चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो MRI करवाते होंगे आप लोग। तो क्या चुंबक पे दोस्तों ये काम करता है। आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताए थे, जो चुंबक को छीन मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है? चुंबकीय और आकर्षित होता है। जैसे इसमें बताए थे आपको सोयल। क्या बताए थे? सोयल। इसको बताए थे हम, सोयल बताए थे, सोयल। इसमें बताया था ये हो गया आपका सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। क्या चुंबक की तरफ थोड़ा सा दोस्तों आकर्षित होता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय। जो बिल्कुल नहीं होता वो होता प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा, जो होता है वो होता है लौ चुंबकीय। देखिए यहाँ पर दिया है, वो सोयल के बारे में बता दिए थे। एक परिनालिका जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो 2 × 10⁻²टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो परिनालिका में निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। ये दोस्तों ये वाला चुंबकीय फ्लक्स का होता है अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो, और चुंबकीय क्षेत्रफल जो दिया है वो। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये पहला जो ऑप्शन है, 2 × 10⁻² वेबर। दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इससे। एक चुंबकीय क्या दिया है? एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरणा का परिवर्तित करता है। तो ये क्या करता है? तो ये दोस्तों 1/r³ की तरह दोस्तों ये प्रेरित करने का काम, परिवर्तित करने का काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होता है इसका मात्रक टेस्ला होता है, ये याद रखिएगा। आगे है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी कोई धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो क्या करता है? अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करता है, इसको भी याद रखना है। प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब जो क्या चुंबक की तरह काम नहीं करता है। चुंबक को मतलब उसमें कुछ भी चीज़ को अगर चुंबकीय पदार्थ उसमें क्या करता है? वो प्रतिकर्षित करता है वो, दोस्तों याद रखिएगा। तो
जो चुंबक नहीं है, जो चुंबक दोस्तों नहीं है, जो थोड़ा बहुत भी क्या करता है चुंबक का मतलब कि धातुओं को आकर्षित नहीं करता, वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसकी जो प्रकृति दोस्तों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। धनात्मक किसकी होती है, तो अनुचुंबकीय का थोड़ा बहुत धनात्मक होता है, और पूरी तरह धनात्मक किसका होता है आपका, तो लौ चुंबकीय का। ये इसकी हम पूरी कहानी बता चुके थे। किससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, किसने की दोस्तों, तो ये दोस्तों फैराडे महोदय थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन जो फैराडे महोदय ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज, इसी उन्हीं का ये कथन दोस्तों है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका सीधा एनसीईआरटी से उठा करके इसमें छाप दिया दोस्तों। आगे दिया है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इससे दो बराबर भागों में लंबवत काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर नॉर्थ चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। तो इसमें जब काटिएगा ना तो उसका भी क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या होता है, चुंबक क्षेत्र का दोस्तों आधा हो जाता है। एक लंबी परिनालिका जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगनी कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुगना हो जाएगा। अगर आधा करें तो आधा हो जाएगा, अगर दुगना करें दुगना, तिगुना करें तिगुना हो जाएगा। जैसे आप उसमें बदलाव कीजिएगा अल्फा दोस्तों उसमें गुण आ जाएगा। आगे दिया है कि दो वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या आपको A दिया है, क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्नलिखित में से किससे होगी दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगना होगा। जो मतलब कि जब दुगना दिया है, पहला दिया आपको ये I और ये दिया है, तो दूसरा कुंडली उसमें क्या होगा, दुगना आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आते हैं हम लोग। किसी अर्धचालक, अर्धचालक मतलब कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, अर्धचालक है। VS मत हो गया, सब क्या दोस्तों आपका आर्सेनिक, ये सब अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो अर्धचालक ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अर्धचालक का याद रखिएगा, ताप बढ़ाइएगा तो उसकी अर्धचालकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर किसी भी अर्धचालक की जो चालकता दोस्तों होती है वो क्या होती है, घटती है। मतलब प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है, घटती है। मतलब ये प्रतिरोध का दोस्तों कम काम करेगा प्रतिरोध के रूप में, याद रखिएगा। आगे है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मूल पदार्थ का उपयोग किया। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अर्धचालक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। अब पीवीसी बायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय की क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, ये चौड़ाई क्या होती है, ये घटती है। किसमें, तो ये आपका जो दिया है कंडीशन इसमें दोस्तों। आगे है कि जिनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया था, तो इसको तो हम लोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ध्यान देना है आपको। आगे आते हैं, बस थोड़ा बहुत और है। ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है, कौन सा भाग है दोस्तों, तो आधार जो इसका बेस होता है दोस्तों क्या होता है, वो कम मिश्रित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड एकीकृत परिपथ दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं अब आधुनिक थोड़ा भौतिक, जिससे कुछ प्रश्न बने हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम सुने हुए कौन थे, तो ये भौतिक शास्त्री थे। कौन थे, ये भौतिक शास्त्री थे, ये भौतिक शास्त्री थे। और इनका फेमस आप सुने होंगे, ये जो E बराबर mc² दिए थे, ये इसी के लिए इनको 1921 में एक नोबेल का पुरस्कार मिला था, जो आपका विद्युत उत्सर्जन के लिए दोस्तों ये मिला था, भौतिक का नोबेल पुरस्कार। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1921 से मिला था इनको। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों। PSLV GSLV का नाम सुने होंगे, जिससे हम लोग पूरा को क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर आविष्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था, तो आपको पता है टेलीस्कोप, दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। उसके बाद आते हैं कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो हवाई जहाज के राइट ब्रदर्स का नाम सुने होंगे। आगे आते हैं, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी, तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत दोस्तों आपका जो रॉकेट का जब खोज हुआ था उसके साथ आपका अंतरिक्ष युग का शुरुआत हो गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल का नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम। बाकी रेडियो के बारे में दीर्घ रेडियो, मार्कोनी का नाम सुने होंगे, गैलीलियो हो गया। एडिसन का नाम, बल्ब से जुड़िएगा, बल्ब की खोज एडिसन नहीं किया था। आगे है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, इसको भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं कि लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया है, तो लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया, तो जो नेपियर है दोस्तों उनके द्वारा ये इसका मतलब कि विकास किया गया है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो ये जो विटली है दोस्तों, इसने इली विटली जो है इन्होंने ये किया था कॉटन जीन का आविष्कार। वाटर फ्रेम नामक कतई मशीन का इस्तेमाल किसने किया था, तो ये जो कार्टराइट देख रहे हैं दोस्तों उन्होंने किया था, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे बाकी जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको भी पढ़ लीजिएगा, विविध है, थोड़ा सा बहुत 2-4 क्वेश्चन और होगा।
निम्नलिखित में देखिए दोष में घनत्व कम होता है दोस्तों। जो रिक्तिका दोष और सॉर्टिक दोष होता है उसमें क्या होता है, घनत्व दोस्तों आपको कम हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य, ये जो सिद्धांत E बराबर mc² ये बताएं अभी आपको, ये दोस्तों आइंस्टीन का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? आइंस्टीन का दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो लाल कलर होता है, जब रेड कलर उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। इस तरह दोस्तों हमारा क्या होता है, आपका फिजिक्स का भी जो PYQ खत्म होता है दोस्तों। अब आगे कोई हम अगला सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका पहले आपको GS का निचोड़ करवाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका PYQ करवाएंगे, क्योंकि अब हमारा बायोलॉजी बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है दोस्तों, और हिस्ट्री का पार्ट बचा। बाकी सब आपको करवा चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है, तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आज आपका 28 तारीख हो गया, तो 2 दिन इधर हो गया, आपके पास 15 दिन 16 दिन उधर है। तो ये लगभग मिला करके दोस्तों आपके पास 15-16 दिन है, तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए अच्छे से। और 15-16 दिन में दोस्तों अच्छा आप कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, आप पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन 60% तक काम कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा समय अगर दे तैयारी में अपना। अगर पढ़ाई में ज़्यादा समय दीजिएगा दोस्तों तो अभी भी कवर कर सकते हैं। जितना भी हम पढ़ाएं उतना अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए 60% से 70% आप आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। बाकी जो करंट अफेयर का कुछ जो आपका टॉपिक्स है उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ाना है, लेकिन आपको बताएंगे। अभी जो हमारा है PYQ है, GS का निचोड़, उसको खत्म कर देते हैं। फिर आपका जो करंट अफेयर दोस्तों अगर बचेगा, हमारे पास 5 दिन ही बचेगा, तो 5 दिन में उसका करंट अफेयर पढ़ा करके जो मुख्य टॉपिक होता है उतने तो अंदरूनी पूछते नहीं है, क्योंकि आपके BPSC की तरह ऊपर से पूछते हैं। जैसे आपका खेल हो गया, आपका विंबलडन ट्रॉफी होता है, ये हो गया आपका जो ग्रैंड स्लैम होता है उससे पूछ देता है। खेल हो गया आपका, कोई मंत्री हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, तो वो सब हम कराएंगे। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और जो भी कराते हैं दोस्तों वो कीजिएगा, और जो भी आपको हम PDF देते हैं PDF को विजन कीजिएगा। जो बच्चे को PDF नहीं मिलता है वो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके दोस्तों आप वो PDF प्राप्त करके उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी बताएं हम कि आपको हम जो 2024 का जो हुआ था बिहार पुलिस का एग्जाम, जो 21,000 वाला में, उसमें जो आपका जो भी PYQ है दोस्तों, जो प्रश्न आए थे उसको हम देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व कीजिएगा। और अब दोनों नहीं सॉल्व होगा दोस्तों, उसको हमें स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों हमें टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा, उसका हम आंसर जरूर बताएंगे। कोई भी समस्या प्रश्न में आ रहा है तो दोस्तों। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।